हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को समझ लिया था। आज हम संज्ञा में भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक को समझेंगे। संज्ञा की मैंने परिभाषा आपको बताई भी थी एक बार और फिर से बता रहा हूं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हमने पहले समझ लिया है। आज हम भाववाचक को समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखो भाव क्या है। यहां पर कई बार समस्या भी होती है, हम भाववाचक किस तरीके से लगाएं, अर्थात भाव को कैसे पहचानें। भाववाचक है काव्य शास्त्र में जो मन के विकार हैं, अर्थात काव्य शास्त्र में मन के विकार को भाव कहा गया है। अर्थात सांसारिक विषय के अनुभव में आने पर जो मन स्थिति, अर्थात मन की जो स्थिति उत्पन्न होती है, उस परिचायक मन को ही क्या कहा गया? भाव कहा गया है। यदि हम देखें काव्य शास्त्र में भरत मुनि ने जो भाव हैं उनकी संख्या 49 अर्थात 49 मानी है। वहीं आचार्य लोगों ने सम को स्थायी भाव के रूप में स्वीकार किया है। अब भरत मुनि जो थे वो सम को स्थायी भाव नहीं मानते थे। सम या निर्वेद जो शांत रस का स्थायी भाव है उसको भरत मुनि नहीं मानते। आचार्य लोगों ने सम या जो निर्वेद है उसको स्थायी भाव के रूप में स्वीकार किया और जो भाव हैं भावों की संख्या 50 मानी है। अब 50 किस रूप में मानी गई है? 33 संचारी भाव, 9 स्थायी भाव और 8 सात्विक अनुभाव। टोटल मिलाकर 50 हो जाती है संख्या। इनको हम समझेंगे, स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है और सात्विक और अनुभाव क्या है। इनको हम समय पर समझेंगे। आगे जो हम इस टॉपिक को उठाएंगे तब समझेंगे इसको। बस आप इतना याद रखिए, भाव की संख्या कितनी है? 50। भरत मुनि ने कितने माने? 49। किसको नहीं माना? सम या निर्वेद को जो शांत रस का स्थायी भाव है। भाव को मैंने क्या बताया? भाव क्या है? मन की जो स्थिति है उससे उत्पन्न ही भाव कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा में इसकी अपन व्याख्या देखते हैं। प्राणियों या पदार्थों में निहित गुण, दोष, स्वभाव और दशा आदि का जो बोध कराते हैं। गुण, दोष, गुण भी हो सकते हैं, वो दोष भी हो सकते हैं। स्वभाव, दशा का बोध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, ईर्ष्या। कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो किसी से कोई ईर्ष्या भी करता है। ये भी क्या है? मन की स्थिति है, उससे प्रेम करना और ईर्ष्या करना। कोई वस्तु ऐसी दिख जाए जिससे हमको डर लग रहा है, जैसे सांप दिख गए, भय, तो भय भी एक मन में उत्पन्न हुआ है। मन उत्साह किसी चीज को देखकर, अर्थात कोई घर में ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिससे हम उत्साहित ज्यादा हैं, तो उत्साह भी एक भाव के रूप में है। शांति, किसी को शांति प्रिय है तो शांति भी क्या है? एक मन की उत्पत्ति है। चिंता, कई लोग चिंता करते हैं। अब चिंता कोई व्यक्तिवाचक जातिवाचक नहीं है, एक मन की स्थिति है ये। अभिमान, किसी को अपने आप पर अभिमान रहता है, किसी को गर्व रहता है। स्नेह, कोई स्नेह करता है। कोई चीज ऐसी मिल जाए जिससे आश्चर्यचकित हो रहा है व्यक्ति, आश्चर्य लग रहा है उसको। ऐसे शब्द जो हैं वो भाववाचक के रूप में स्वीकार किए गए हैं। और भी हैं इसके शब्द। भाई यदि हम देखें जातिवाचक से भाववाचक किस रूप में बन सकते हैं, अर्थात जो जातिवाचक शब्द हैं उनको भाववाचक में भी बना सकते हैं। जैसे सज्जन शब्द है, सज्जन को देखें तो सज्जन क्या? एक जातिवाचक है। बहुत सज्जन पुरुष है वो। सज्जन पुरुष क्या है? पुरुष, बहुत सज्जन पुरुष हैं वहां के, तो यानी सभी जो व्यक्ति हैं सज्जन वहां के लोग हैं। यदि हम इसी को जातिवाचक से भाववाचक में बदलें तो क्या है? यहां पर हम प्रत्यय जोड़कर बना सकते हैं। जैसे मानव, मानव एक जाति के रूप में सभी मानव को स्वीकार किया गया है मानवों में। मानवता एक भाव है उसका। बूढ़ा व्यक्ति, भाई बुढ़ापा मन की उत्पत्ति है, बुढ़ापा। लड़का, भाई उसका जो लड़कपन है, बचपन में अपन बोलते हैं कितना लड़कपन है इसमें। लड़के का जो लड़कपन है, उसका जो भाव है, उसकी जो क्रीड़ा है बचपन की, उनको क्या बोलते हैं हम?
लड़कपन। भाई यदि हम विशेषण से भाववाचक के रूप में देखें तो कठोर जो है, कठोर किसी की विशेषता है, जैसे लोहा है बहुत कठोर है, उसकी विशेषता है कठोर होना लोहे की। भाई यदि हम इसको भाववाचक में बदलें तो मैंने बोला प्रत्यय जोड़कर बदल सकते हैं। कठोरता, कोमल उसकी विशेषता, किसी भी वस्तु की विशेषता क्या है, कोमल, तो वहीं पर कोमलता एक भाव है। सुंदर है कोई व्यक्ति, उसका रूप सुंदर है, लेकिन हम बोलते हैं क्या सुंदरता है, तो सुंदरता जो शब्द है वो मन की स्थिति है। भाई कोई अच्छा व्यक्ति है तो हम बोलेंगे इसमें कितनी अच्छाई है, तो अच्छाई शब्द जो है मन में उत्पन्न हुआ है और ये जो है भाववाचक के रूप में स्वीकार है। भाई गरीब व्यक्ति है, गरीब उसकी स्थिति है, भाई हम बोले कितनी गरीबी है, तो ये गरीबी मन की स्थिति है। महंगाई, किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, वर्तमान में ऐसी कंडीशन से सभी को गुजरना भी पड़ रहा है महंगाई से। अब वस्तु की कीमत बढ़ना उसकी विशेषता है, किसी भी वस्तु, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो उसकी विशेषता हो गई ये 100 से ऊपर हो गया। लेकिन हम क्या बोलेंगे, कितनी महंगाई आ गई, तो महंगाई क्या है, एक मन की उत्पत्ति है, अर्थात मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम भाववाचक बोलते हैं। भाई क्रिया से भाववाचक भी बनाए जा सकते हैं, जैसे क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है। भाई यदि हम इसमें प्रत्यय जोड़ दें तो पढ़ाई, पढ़ाई क्या है, एक भाव है। लिखना क्या, एक क्रिया है। वहीं लिखाई एक भाव है। वहीं यदि अगला देखें, अव्यय पद से भाववाचक, जो विशेषण है, क्रिया है, अव्यय पद हम आगे पढ़ेंगे भी, बस आप ये समझिए इनसे भी भाववाचक बनाए जा सकते हैं। जैसे अव्यय पद से भाववाचक किस रूप में बनेंगे, निकट, कोई व्यक्ति किसी के निकट है, राम श्याम के निकट है, के निकट क्या है, एक अव्यय है, अव्यय पद के रूप में स्वीकार है। लेकिन यदि हम बोलें राम श्याम के निकटता, अर्थात वे उसके निकटता है, तो निकटता में हम क्या बोलेंगे, एक भाव उत्पन्न हुआ है। निकटता कोई शब्द नहीं है, लेकिन मन में जो उत्पत्ति हुई है निकटता शब्द के लिए, वे एक भाववाचक के रूप में स्वीकार है। भाई हमें यदि दूरी देखें, राम मोहन से दूर है, राम मोहन से दूर है, लेकिन उसकी जो दूरी मानी गई है वह अपन मन में उत्पन्न हुई है, राम से कितनी दूरी पर है वो, तो दूरी जो शब्द यहां पर यूज मैंने लिखा है दूरी, तो ये जो मन में उत्पत्ति हुई है इसकी दूरी, अर्थात जो मन में, मैंने पहले भी बताया था, इसका जो मन की मना स्थिति है उसको क्या बोलेंगे, हम भाववाचक के रूप में स्वीकार मानते हैं। भाई यदि हम समूहवाचक को देखें, जो विकारी शब्द प्राणियों वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। जातिवाचक में हमने क्या पढ़ा था, वर्ग का बोध करा रहे हैं, यहां पर समूह का बोध करा रहे हैं। इसको आप वर्ग समझ के समूहवाचक को जातिवाचक और जातिवाचक को समूहवाचक में नहीं लगा के आ जाना। इसमें क्या बोला है, जो विकारी शब्द प्राणियों वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे जनता, हम बोलेंगे कितनी जनता है, तो एक वहां पे मनुष्यों की भीड़ को हम जनता मानते हैं, भीड़ बोल दें या फिर उसको जनता, कितनी जनता है वहां पर, तो एक समूह प्रदर्शित हो रहा है यहां पर जनता का। भाई यदि हम परिषद को देखें तो परिषद में क्या है, मंत्रियों की परिषद, एक मंत्रियों का जो परिषद है या सांसदों की जो परिषद है उसको हम मतलब एक समूह को व्यक्त कर रहा है ये शब्द परिषद। भाई यदि हम समाज को देखें तो सभी समाज, यहां के समाज ऐसी है, वहां की समाज ऐसी है, या मैंने क्या बोला आपको, समूह को जो शब्द व्यक्त करे वहां पर समूहवाचक है। भाई टोली, कहीं की टोली आ रही है, जो कीर्तन वगैरह की बोलते हैं हम, कितनी भव्य टोली निकली हुई है, तो टोली शब्द है वहां के जो लोगों को रूप में है, वहां के जो लोग हैं पूरे, उनको हम टोली के रूप में बोल रहे हैं, टोली जा रही है। भाई भीड़, बहुत सारी भीड़ है, तो हम बोलेंगे स्टेशन पे कितनी भीड़ थी, तो एक समूह को प्रदर्शित किया इसने। भाई दल, उसका इतना बड़ा दल है, तो ये दल भी एक समूह को बता रहा है। कक्षा, कक्षा में भी एक समूह है, हम बोलेंगे कक्षा लगी हुई है, तो कक्षा लगी हुई का मतलब है वहां पर छात्र बैठे हुए हैं,
तो एक समूह है उनका, पूरे छात्रों का। वहीं रैली, आज देखो उस पार्टी की कितनी भव्य रैली निकली, तो रैली का वहां के जो लोग उसमें शामिल हुए भव्यता में, तो वही शब्द यहां पर बताया रैली। तो यहां पर एक समूह को व्यक्त किया गया है। भाई हमें यदि मेला देखें, मेला में क्या है, मेला में भी कई लोग शामिल होते हैं। सेनाओं की भी एक समूह होता है, सेना जा रही है तो सभी सेना उसमें शामिल हैं। भाई विद्यार्थीगण में भी एक गण शब्द जहां पे जुड़ा, वो भी एक समूह को व्यक्त करता है। वहीं सभा, एक व्यक्ति की सभा तो हो ही नहीं सकती, 10, 15, 20 लोग होंगे तभी सभा होगी, एक से अधिक लोगों की सभा ही मानेंगे, इसलिए सभा को भी क्या है, समूहवाचक में मानते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जहां पर प्राणियों और वस्तुओं के समूह का बोध कराएं वहां पर समूहवाचक है, और जहां पर वर्ग का बोध कराएं वहां पर जातिवाचक है। वहीं अगला देखें, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा पद माप तौल वस्तुओं का बोध कराते हैं, जो संज्ञा पद माप तौल वस्तुओं का बोध कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सोना, चांदी, सोना क्या है, सोना को हम तौल के ही ले सकते हैं, चांदी को तौल के ले सकते हैं, हीरा को तौल के ले सकते हैं, पन्ना को, इसकी क्या है, माप तौल है। तेल को, कपड़ा को, पानी को, लीटर में पानी मिलता है। सब्जियां मार्केट में मिल रही हैं तो वो भी माप तौल के रूप में है। भाई नमक 1 किलो, आधा किलो, जो भी वस्तुएं मार्केट में तौल के मिल रही हैं, अर्थात जिनका माप तौल है, उनको द्रव्यवाचक में स्वीकार है। संज्ञा के आज हमने 5 भेद समझ लिए, पहले 2 समझे, आज 3। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक पिछले वीडियो में समझा, आज भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। भाववाचक संज्ञा प्राणियों या पदार्थों में निहित गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या बोलते हैं, भाववाचक। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, घृणा के रूप में भी हो सकते हैं, प्रेम में भी हो सकते हैं, भय, उत्साह, चिंता आदि में हो सकते हैं। भाई 49 भावों की संख्या किन्ने बताइए, अपने भरत मुनि जी ने, ठीक है। भाई बोले तो अपन इनकी जो 50 संख्या आचार्यों ने स्वीकार की, सम को ये भरत मुनि जी नहीं मानते, ठीक है। इसके बाद जातिवाचक में देखा जाए तो जो सज्जनता, मानवता, बुढ़ापा, मतलब जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो जाते हैं, विशेषण से भी भाववाचक बन जाते हैं, क्रिया से भी भाववाचक बन जाते हैं, भाई अव्यय से भी भाववाचक बन जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो विकारी शब्द प्राणियों वस्तुओं का बोध कराते, समूह का बोध कराते हैं, उनको समूहवाचक कहते हैं। भाई द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा पद मापतौल वस्तुओं का बोध कराते हैं, जो मार्केट में, बाजार में माप तौल से वस्तुएं मिलती हैं, वे सभी वस्तुएं द्रव्यवाचक मानी जाएंगी। धन्यवाद। अगली बार हम एक सर्वनाम के साथ मिलेंगे। ये आप पिछली वीडियो को और इस वीडियो को अच्छे से देखें और नोटबुक में अपने नोट भी करें। धन्यवाद।